नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको शिवानी जी द्वारा लिखी एक कहानी मधु यामिनी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। पूरे शहर में विवाह लग्नों की बाढ़ सी आ गई थी। इस वर्ष भाद्र मास में देवगुरु सिंहस्थ हो जाने से 2 जून का विवाह लग्न ही अंतिम लग्न है। ऐसी ही कुछ घोषणा कर कूर्मांचल के गण्यमान्य पंडितों ने कन्यादायग्रस्त पिताओं की नींद हराम कर दी थी। एक तो वैसे ही महंगाई ने सबका जीना दूभर कर दिया था, उस पर विवाह की इस महामारी ने तो देखते ही देखते एक से एक समृद्ध परिवार को मिट्टी में मिला दिया। लग रहा था कि सन 18 वाली इन्फ्लुएंजा महामारी फिर से फैल गई है, जिसने कभी नैनीताल की आधी जनसंख्या को चुटकियों में साफ कर धुन दिया था। गेहूं के गगनचुंबी भाव का ये हाल था कि 1 क्विंटल गेहूं गृह तक पहुंचाने के पश्चात हृष्ट पुष्ट गृहस्वामी की वयस के भी 4 वर्ष अनायास ही घट कर रह जा रहे थे। अनाज, विवाह के मुकुट, बन्ना घोड़ी, गाने वाली पेशेवर गवनारियों की फीस, सब में आश्चर्यजनक रूप की तेजी का मूल कारण पंडितों द्वारा उद्घोषित ये नवीन विवाह बजट ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। बैंड वालों का तो पूछना ही क्या था। फटे से राम ढोल की एक थाप ही औसत 98 में पड़ रही थी। वो तो भगवान की ही कृपा थी कि दाम दमामे और तूरी नगाड़े का चलन पहाड़ के शादी ब्याह से स्वयं ही बड़ी समझदारी से उठ गया था। फिर भी हलवाई का एक एक कड़ाह किसी प्रसिद्ध वेश्या के मुजरे से भी महंगा पड़ने लगा था। जितने में पहले सोहन हलवे की एक बट्टी आती थी, उतने में तो निगोड़ा एक बताशा तुल रहा था। यहाँ तक कि एक सड़ियल सी पचन्नी की फूल माला भी ₹1.25 में बिकने लगी थी। शहर के कई मध्य वर्गीय मुर्दे बिना फूल मालाओं के ही सूनी गर्दन लिए बड़ी विवशता से महाप्रधान के पद पर चले जा रहे थे। बेचारे करते भी तो क्या, यहाँ नौशों ही की गर्दन के लिए माला अप्राप्य हो उठी थी, उन्हें कौन पूछता। फिर भी कितनी ही महंगाई हो और कितना ही अभावग्रस्त जीवन, जन्म, विवाह, मरण भला कभी रोके रुकते हैं। लगता था पूरा शहर ही विषम विवाह ज्वर से ग्रस्त हो गया है। दाएं बाएं जहाँ से देखो वहीं से टेढ़ा बांका, मोटा ठिगना, काला गोरा, एक न एक नौशा सेहरा बांधे मस्ती से झूमता चला आ रहा था। स्वयं परम पुरुष ही शायद भरतार बन पूरे शहर को इस विवाह महोत्सव में आकंठ डुबो रहा था कि अचानक पूरे शहर में खलबली मच गई। खलबली मचने वाली बात भी थी। एक तो वैसे ही दुकानदार परिस्थितियों का लाभ उठाकर उपभोक्ता वर्ग को पीसे दे रहा था, उस पर एक सर्वथा अपरिचित ऐसे प्रवासी परिवार ने उस कोठी को मुंह मांगे दाम पर अपनी कन्या के विवाह के लिए ले लिया, जिसकी शहर से दूरी, पानी का अभाव, सर्वोपरि ऊंचा किराया देख आज तक किसी को उसे लेने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। एक बार एक विदेशी दूतावास के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी कुछ दिनों तक आकर कोठी गुलजार कर गए थे, तब से वो खाली ही पड़ी थी। वैसे तो सीज़न आने पर नैनीताल में यदि 4 बांसों की टटरी पर भी छप्पर डाल दिया जाए तो वो भी बड़ी आसानी से अच्छे किराए पर उठ सकती है, पर इस कोठी की तो शान ही निराली थी। उस पर समृद्ध मकान मालिक की अन्य 4 पहाड़ों पर बिखरी 10 कोठियाँ थीं, जो उनके लिए सरकारी दफ्तरों का आवास बनी दिन रात सोना उगलती थीं। शायद इसी से उन्हें इसकी कोई चिंता भी नहीं थी, किराए पर उठे या ना उठे। मैंने एक बार उनसे कहा भी था, थोड़ा किराया कम कर छोटी सी पानी की टंकी लगवा दीजिए, फिर देखते ही देखते किराए पर लग जाएगी। अब बड़ी बड़ी कोठियों का मार्केट तो नहीं रहा, अब तो लोग फ्लैटनुमा चीज़ ही पसंद करते हैं, जिसको ना तो सजाना कठिन होता है न साफ रखना। हाथी का भी तो अब मार्केट नहीं रहा, पर क्या वो अब भी खच्चर के भाव बिक सकता है, कहकर वो अपनी बर्मी सिगार फूंकने लगे थे। मैंने फिर कुछ नहीं कहा। इतना मैं जानती थी कि न चतुर शाह जी किराया कम करेंगे, ना कोई इस हाथी को खरीदेगा, पर मेरी धारणा निर्मूल निकली।
एक दिन सुबह उठी तो देखा 3-4 नौकर एक साथ सूखी क्यारियों को तर कर रहे हैं। कहीं छाड़ फानूसों की धूल झाड़ी जा रही है और कहीं मोटे धूल भरे गलीचे कालीनों को निर्ममता से पीटा जा रहा है। तुम कितना किराया कम करने को कह रही थी? शाहजी ने बड़े गर्व से घोषणा की। हमने कुछ और बढ़ा दिया, फिर भी पूरे सीजन भर का किराया केवल 8 दिन में रह ये प्रवासी परिवार कन्यादान करते ही फूलपुर से उड़ जाएगा। मेरे बंगले से इस कोठी का फासला कठिनता से 3 गज का था और अपने बरामदे में 15 मिनट तक खड़ी होने के साथ ही मैंने इस प्रवासी परिवार की आर्थिक स्थिति को भांप लिया। परिवार सीमित था और गृह सदस्यों से अधिक संख्या अभारतीय दास दासियों की थी। किसी भी घर का भेदी विभीषण या तो गृह का भृत्य होता है या बालक, पर बालक तो इस परिवार में थे नहीं और नौकरों की भाषा तो दूर, निर्विकार चेहरों की एक एक रेखा किसी दुरूह पहेली से कम नहीं थी। उन चीनी मंगोल चेहरों पर विलासी जीवन की अमिट छाप ही बस पल्ले पड़ती थी। छोटे मोटे टुंबे से ठिगने कट के बातिक की छपी लुंगी पहने कई नौकर भोर होते ही जलपान के आयोजन की भूमिका रचने में जुट जाते। कहीं बड़े से हंडे में अंडे उबाले जा रहे हैं, एक विचित्र आकार की शिला पर मसाले पीसे जा रहे हैं, 2-3 मोटी मोटी दासियां लुढ़कती पुढ़कती पर फड़फड़ाती पलायनशीला टर्की का पीछा करती खेतों की सीढ़ियां फांद रही हैं। उधर मादक मसालों की खुशबू, जिबा होते बकरे की मिमियाहट, टर्की का करुण विलाप मुझे वर्षों पूर्व के उन रियासती अटालों के प्रांगण में खींच ले जाता जहां ऐसी ही मादक खुशबू थी। टर्की के पीछे लुढ़कती ऐसी ही मोटी मोटी कुटिल मुस्कान बिखेरती दासियां थीं और टर्की का ऐसा ही सुपरिचित हृदय भेदी क्रंदन था जिसने मेरे शैशव की अबूझ चटोरी जिह्वा पर भी सदा के लिए संयम का ताला डाल दिया था। चेष्टा करने पर भी आज तक टर्की का बहुचर्चित स्वादिष्ट गोश्त जीभ पर नहीं धर सकी। आज भी मुझे यही लगने लगा कि जैसे महाराज ओरछा का गोआनीज खानसामा ही अपनी विचित्र भाषा में बुदबुदाता टर्की की गर्दन पर छुरी फेर रहा है और वो करुण स्वर में विलाप कर रही है। पर इस परिवार के गृहस्वामी को इस विलाप की कोई चिंता नहीं थी। वो शायद नित्य सुबह के नाश्ते में समूची टर्की खाते थे। बाहर ही खुबानी का एक बड़ा सा छायादार पेड़ था। उसी के नीचे मखमली लाल गद्दीदार कुर्सी पर वो आकर बैठते तो शरीर की पूरी चर्बी बड़े बड़े थक्कों में नीचे लटक जाती। मैंने कई मोटे व्यक्ति देखे हैं। किसी का चेहरा मोटा होता है, किसी की गर्दन, और किसी का पूरा वजन उसके उदर में ही समाकर लहराता रहता है। किसी के हाथ पांव ही देखने वाले को अप्रतिभ कर देते हैं। पर ये तो विचित्र मोटापा था। लगता था शरीर के किसी भी भाग पर छुरी घुमाते ही खून का फव्वारा किसी टूटे नल की सी फुहारें छोड़ता रक्तकुंड की सृष्टि कर देगा। पर तिवारी जी का कंठस्वर उनके चौकोर शरीर से एकदम ही बेमेल था। नन्हा सा क्षीण कंठस्वर ऐसा था जैसे कोई किशोर बालक कच्चे मीठे गले से टिहुक रहा हो। मेज पर नाश्ता लगते ही बड़े अधैर्य से भूखे बाघ की भांति टूट पड़ते और पल भर में ही टर्की का अवशेष दुम हिलाते ग्रेहाउंड के सामने बिखेर देते। खा चुकने के बाद एक तार सी लंबी दासी आकर नित्य उनका मुंह धुलाती, स्वच्छ नैपकिन बढ़ाती, फिर चांदी की तश्तरी में धरी टूथपिक की हाथी दांत की डिबिया खोल एक एक कर उन्हें तीलियां थमाती जाती। घंटों तक तिवारी जी दांत के एक एक छिद्र से खोद खोद कर टर्की के रेशे निकालते रहते। बीच बीच में बर्मी दासी से रसिकता भी चलती रहती। दासी का चेहरा भी अनोखे नमूने का षटकोण के आकार का था। शायद लकवे का क्रूर आघात या किसी आकस्मिक दुर्घटना का ही कुप्रभाव उसे एक करारा तमाचा मार सदा के लिए बाईं ओर घुमा गया था। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो लगा था उसे शायद छींक आ रही है, पर आज भी उसे वैसी ही छींक आ रही थी। लगता था एक लंबी छींक नासिका रंध्र के किसी बंकिम कोण में अटक कर रह गई और जीवन भर ऐसे ही अटकी रहेगी। पर एक बात थी, चेहरा बदसूरत होने पर भी उस दासी के छरहरे शरीर की गठन अनुपम थी।
बीच बीच में वो इधर उधर देखती, अपने टार टार से पीले दांतों पर ठुकी सोने की कील की सर्च लाइट चमकाती हंस उठती। उन दोनों की हल्की ठिठोली की भाषा न समझने पर भी मैं उसके कटाक्ष, लास्यपूर्ण अंग विन्यास और भ्रू विभ्रम की भाषा खूब समझ लेती। स्पष्ट था कि दोनों का संबंध रहस्यात्मक ढंग से गहरा है और दोनों के मिलन के लिए खुबानी के उस छायादार वृक्ष की घनी छतरी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पर मेरे बरामदे की स्थिति और ऊंचाई का जादू कुछ बचपन में पढ़े उन बाल उपन्यासों में वर्णित जादुई चश्मे के जादू का सा था, जिसे लगाते ही पहनने वाले को कोई देख नहीं सकता था, पर वो सबको देख सकता था। कहना व्यर्थ है कि तीसरे चौथे ही दिन मुझे तिवारी जी के रसपूर्ण जीवन की कुछ ऐसी निर्लज्ज झांकियां दिख गईं कि मैंने बरामदे में टहलना भी बंद कर दिया। एक बार तो जी में आया शाह जी से कह ही दूं, ये भी भला क्या बेहूदगी है, बड़े आदमी है तिवारी जी तो अपने घर बैठे रहे, कुलीन गृहस्थों के पड़ोस में चाहे 8 दिन रहे चाहे 18, रहना उन्हें कुलीन गृहस्थ की ही मर्यादा में होगा। एक विदेशी दूतावास का फर्स्ट सेक्रेटरी भी तो आकर इसी कोठी में 2 महीने रह गया था। मजाल कभी आंख उठाकर भी देखा हो बेचारे ने। एक रात को कॉकटेल पार्टी भी की तो पहले ही हमसे नम्र अनुमति लेकर गया था। आज जरा देर तक जगे रहेंगे हम लोग, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? और एक ये है तिवारी जी, कौन कहेगा पहाड़ी हैं, खाद्य अखाद्य तामसी भोजन करके इस लंबी तड़ंगी चुड़ैल के साथ दिन दोपहरी नाक कटवाए फिर रहे हैं। आखिर तिवारिन क्या अफीम खाए पड़ी रहती हैं? कई बार खुफिया पुलिस की अनुसंधानी दृष्टि से मैंने तिवारिन का एक्सरे लेने की चेष्टा की, पर वो बाहर ही नहीं निकलती थी। न वह निकलती न उनकी विवाहकांक्षिणी कन्या। मेरी ही भांति आसपास के मेरे बंगलों का सम्मिलित कुतूहल और विवश आक्रोश पूरे शहर में फैल गया। कोई समाज उस ओछे दम्भी व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं कर सकता जो समाज में रहकर भी अपना अस्तित्व समाज से अछूता रखना चाहता है। उसकी अहम भावना उसे एक दिन ठीक वैसे ही निगल लेती है जैसे सर्पिणी स्वयं ही अपने जन्मे अंडे को। एक तो तिवारी जी ने अपने वैभव का चुग्गा डालकर शहर के पूरे व्यापारी वर्ग को फांस लिया था। सीजन आते ही नैनीताल में दूध दही समृद्ध ग्रहों के बालकों और रोगियों को भी कम मिलने लगता था। उस पर 2 रुपए किलो के दही को 4 रुपए की मुंह मांगी बोली पर उठाकर तिवारी जी ने पूरे शहर का रेट बिगाड़ दिया था। पुलिस बैंड ही नहीं, रानीखेत के कुमाऊं हाईलैंडर की भी एक एक गर्दन पर इनका रिजर्वेशन स्लिप झूलने लगा था। एक तो हलवाई वैसे ही मंत्रियों की अदा दिखाने लगे थे। उस पर तिवारी जी ने 7 प्रमुख हलवाइयों को बयाने की गहरी रकम खिला पिलाकर पालतू जानवर सा बांध कर रख लिया था। बेला के 127 गजरों का एक साथ ऑर्डर हो गया था। फ्लैट के ओर छोर संध्या होते ही जो बेला मोतिया की गमक से सुवासित होते थे अब फीके थे। कहीं एक बेला की कली भी सूंघने को नहीं मिल रही थी। जिस लग्न में तिवारी जी की तथा कथित कन्या का विवाह था उसी लग्न में शहर की और भी 20-25 शादियां थीं। एक तो वही अंतिम लग्न थी। पता नहीं बृहस्पति भगवान को भी क्या सनक सवार हुई कि आओ देखा न ताओ टप से जाकर सिंह राशि में बैठ गए। और फिर तिवारी जी भी तो अचानक आकर नैनीताल की प्रत्येक विवाह योग्य कन्या की राशि पर क्रूर ग्रह की भांति जम गए थे। इसी बीच अनेक कर्णप्रिय समाचार का पूरा थैला कंधे पर लटका शहर का कुख्यात प्रेस रिपोर्टर नब्बू मास्टर मोहल्ले में आ धमका। 10 मिनट के लिए प्रवासी तिवारी जी की हजामत बनाने गया और उन्हें मोड़ कर ले आया। बैंकॉक से आए हैं, लखपति ही नहीं खगपति हैं। वर्षों पहले इनके पूर्वज पिथौरागढ़ से जाकर थाईलैंड में बस गए थे। वहीं किसी प्रसिद्ध हिंदू मठ के मठाधीश है। लाखों का तो चढ़ावा ही चढ़ता है। 5 बेटियां वहीं ब्याह दी। अब सबसे दुलारी आखिरी बिटिया का कन्यादान करने स्वदेश पधारे हैं। बारात भी क्या ऐसी वैसी जगह से आ रही है, ठेठ लंदन से आ रही है। बीवी जनवासे की पूरी हजामत का भार हमें ही सौंपा है तिवारी साहब ने। अभी उन्हीं की हजामत बनाकर तो आ रहे हैं हम। नब्बू मास्टर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसका उस्तरा जो स्वयं देवराज इंद्र के गाल का स्पर्श कर चुका था अब नैनीताल के अन्य किसी मानवीय गाल का स्पर्श कर तुच्छता को प्राप्त नहीं होगा।
शहर के महिला वृंद का कुतूहल छलांगे लेने लगा। कई तो अत्यंत उत्साह से स्वयं ही काम पूछने चली गई थीं, पर गृह स्वामिनी ने न तो विवाह का निमंत्रण ही दिया और न ही विशेष अभ्यर्थना की। एक कोरा प्याला चाय का पिलाकर ही टरका दिया। जो भी हो, तिवारिन को उन्होंने देख लिया। एक मैं ही रह गई थी। खैर, जिस दिन बारात आएगी उस दिन तो बाहर निकलेंगी ही। जमाता को खीले उड़द परखने का पहाड़ी रिवाज तो जानती ही होंगी तिवारिन। पर इसी बीच अचानक एक दिन मैंने माँ बेटी दोनों को एक साथ खिड़की पर खड़ी देख लिया। बाप रे बाप! तिवारिन थी कि पूरी इमारत? कहाँ पर कमर की परिधि और उदर के क्षितिज का आदि अंत है, कुछ समझ में ही नहीं आया। ठिगना कद, चमकता माथा और गोरा रंग, चेहरे की सुर्खी देखकर तो मैं दंग रह गई। यहाँ तो दो ही बेटियां ब्याहने में चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं और दिन में ही तारे नजर आ रहे थे। और एक ये थी, 5 बेटियां दनादन ब्याह कर छठी का कन्यादान सिर पर नाच रहा था, फिर भी किसी शानदार हवेली सी बुलंद खड़ी जगमगा रही थी। साथ खड़ी बिटिया तो गुलाब की ताज़ा खुशनुमा कली सी झूम रही थी। एकदम सीप का सा रंग, खूब कसकर बांधी गई कुछ कुछ ऊंची चोटी और प्रत्यंचा सी भवें। उतनी दूर से ही मैं ठीक से नहीं देख पाई कि उन भवों की कलात्मक सज्जा में विधाता का चातुर्य था या स्वयं किशोरी स्वामिनी की चतुर उंगलियों का। पर जिसकी भी हस्तकला थी वो निस्संदेह सर्वोच्च कोटि की थी। वो कठिनता से 15-16 वर्ष की होगी और शायद उसी कैशौर्य की अल्हड़ लुनाई ने उसके सौम्य चेहरे के सौंदर्य को द्विगुणित कर दिया था। वो रात के कपड़ों में ही खड़ी थी। तंग मुहरी का लेस लगा पजामा और ठीली बाहों के कुर्ते में वो मुझे किसी 13-14 वर्ष के चीनी बालक की सी ही लगी। उसके चेहरे पर भी पीलिया रोग सा पीलापन था। शायद जन्म से ही मंगोल देशी वास ने चेहरे को इस अस्वाभाविक रंग से रंग दिया था। चेहरे का मुख्य आकर्षण था उसका गांभीर्य और उसकी तरल दृष्टि। कुछ ही क्षणों के लिए मैंने उसे देखा, पर फिर भी मुझे लगा जैसे ये लड़की अपनी इन्हीं आँखों के माध्यम से हंसती है, बोलती है, परिचय लेती है और देती है। निश्चय ही चिड़िया के से अधरपुट नितांत आवश्यकीय बातें कहने को ही खुलते होंगे। उसकी माँ ने शायद कुछ कहा और वो हंस पड़ी। उसकी भुवन मोहिनी हंसी देखकर मैं मुग्ध हो गई। क्षणिक हंसी में उसका नन्हा सा बकटूथ चमका और उस दिन समझ में आया कि क्यों ऐसे तनिक ऊंचे से गजदंत को सौंदर्य का एक अंग माना जाता है। वास्तव में लंदन की बारात के योग्य ही दुल्हन थी वो। इस सुंदरी पुत्री को देखने के बाद सड़ियल दम्भी तिवारी के 100 खून भी माफ किए जा सकते थे। माँ बेटी थोड़ी देर भी खिड़की पर खड़ी रहती तो मैं शायद वार्तालाप का सूत्र स्वयं ही उन्हें पकड़ा देती, पर तिवारी जी ने अपने कच्चे गले की पुकार से दोनों को भीतर खींच लिया। विवाह के केवल 3 दिन रह गए थे और इसी बीच तिवारी महोदय के निर्लज्ज असभ्य आचरण से पूरा पर्वतीय समाज क्षुब्ध हो उठा था। क्या खाक पहाड़ी है वो बोधा व्यक्ति, जब स्वदेश में आकर अपने ही देश बंधुओं को नहीं न्योत सका। माना कि वो यहाँ के रीति रिवाजों से एकदम ही अनभिज्ञ है और किसी को भी नहीं जानता, पर अपने समाज में जब रहने आया है तो उसे शिष्टाचार का महत्व तो समझना ही होगा। फिर शिष्टाचार का अस्तित्व तो प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से रहता है, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी। अब जब अकड़ से जेब में दोनों हाथ छिपाए घूमते रहेंगे तो उनसे हाथ मिलाएगा भी कौन। अब 7 हलवाइयों की बनी थालों भरी मिठाइयाँ क्या बांधकर थाईलैंड ले जाएंगे। तिवारी जी तक समाज का आक्रोश न पहुंचा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके मुंह लगे नापित नब्बू को खूब चली कटी बातें सुना दी गई थीं। पर तिवारी जी के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। लंदन की बारात आ भी गई और निमंत्रण पत्र कहीं नहीं बटे। शहर के एक नामी होटल में केवल 7 जनों की बारात ठहराने का प्रबंध पहले ही हो चुका था। वर के पिता भी कन्या के पिता की भांति पीढ़ियों पूर्व लंदन में बस गए थे। इसी से वर को छोड़कर अन्य सबके ललमुहे चेहरे, सुनहरे गाल और नीली भूरी आंखों में विदेशी लटका ही अधिक था। क्यों रे नब्बू, हमारी प्रतिवेशिनी मुखरा गोदी दी ने हंसकर पूछा। हल्ला तो बहुत सुन रहे थे लंदन की बारात का। आए हैं कुल 7।
किराया भी तो है इतना गोदी बीबी। नब्बू अपने नए प्रभु से इतना प्रभावित था कि उन पर किए गए प्रत्येक वार को झेलने अपने वाक चातुर्य की ढाल को झट खींच लेता है। अब हवाई जहाज का एक आदमी का किराया ही इतना है कि हम जैसे तो इतने में 10 बेटियां ब्याह लें। पर नित्य आंख नाक से चुलबुली हंसी की रस फुहारें छोड़ती अपनी बाल वैधव्य की व्यथा को धो पोंछ कर बहाने वाली गोदी भी क्या कभी हार मान सकती थी? जो भी कह रहे नब्बू, वर का बाप तो मुझे फिल्मी बाप लगे है। न बेटे से शक्ल सूरत ही मिले है, न रंग। गोरे सिपाहियों की पलटनी लगे है मुझे तो। जरा पता तो लगाना, बाप असली है या नकली। नब्बू तुनक कर चला गया और फिर नहीं आया। तिवारी जी लाख निमंत्रण न भेजें, हम सबकी आंखों पर पट्टियां तो नहीं बांध सकते थे। बारात आई और एक एक खिड़की पर एक साथ 20-20 मुंड जुड़ भिड़ गए। बारात की सज्जा एवं स्वागत आयोजन में तिल मात्र भी त्रुटि नहीं थी। रंगीन कागजी झाड़ियों की बंधनवार से वर की डांडी वैसे ही सधे हाथों से सजाई गई थी जैसे हर पहाड़ी दूल्हे की डांडी सजाई जाती है, और प्रत्येक अभागे पहाड़ी दूल्हे की भांति इस सुदर्शन व्यक्ति को भी पूरा कार्टून बना दिया गया था। पीली चपकन, लाल सिंदूरी रेशमी धोती, कमर में पट्टा, सेहरे का ऐसा बुर्का जिससे लाख ताक झांक करने पर भी कभी 1/4 मूंछ पल्ले पड़ती, कभी 1/3 नाक। ललाट कितना चौड़ा है ये देखने की भी कोई गुंजाइश नहीं। पिसे चावलों की असंख्य बुंदकियों के साथ पूरा माथा ऐसे रंग दिया था जैसे जोधपुरी चुनरी की छपाई हो। सिर पर कस कर बांधा मुकुट, जिसमें अंकित गणेश जी की त्रुटिपूर्ण टेढ़ी सूंड कस कर बांधे जाने से और भी टेढ़ी लग रही थी। मुकुट के पीछे चिपके किसी गर्भ निरोधक अखबारी विज्ञापन को जोर से पढ़ के गोदी दी ने हमें हंसा हंसा कर मार ही दिया था। विधाता भी न जाने उनके लिए कहाँ से ऐसी विनोदपूर्ण सामग्री जुटाकर रख देता था। स्वयं तिवारी जी की सज्जा देखकर भूख भागती थी। नित्य विदेशी पैंट की धार सी क्रीज चमकाने वाला ये अकड़ू व्यक्ति आज सिर से पैर तक पूरा पहाड़ी पिता बना था। लांग लगाकर पहना गया पीतांबर, कंधे पर जरी का दुशाला और लहरिया साफा चमकाते वो अपनी सारी शान शौकत ताक पर धरकर दामाद के पैर धोने झुके तो गोदी दी की भी बोलती बंद हो गई। कैसा उजला झकझक दामाद मिला था तिवारी जी को। चाहते तो जमाता के चरण युगल धो ही नहीं, चरणामृत पान भी कर सकते थे। हमारा पूरा मोहल्ला सांस खींचे अपनी खिड़की से गोधूली में संपादित ये अनुपम धुल्यर्ध की छवि आंखों ही आंखों में पी रहा था कि कलमुहा नब्बू न जाने कहाँ से आकर हम सब के सीने में एक गोली दाग कर चित कर गया। कैसा बढ़िया दूल्हा है नब्बू, गोदी दी ने कहा। तुझे तो खूब नेक मिला होगा रियाज, शैली तो तू ही कर रहा था। हाँ बीबी, नेक में तो पूरी अमरीकी सोने की मोहर मिली, पर दूल्हा देखने ही देखने का है, मोम का पुतला। क्या? 27 कंठों ने एक साथ चौंक कर पूछा। सुबह ही हजामत बनाने गया बीबी, तभी समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। एक आंख कांच की है बीबी। चल हट। अविश्वास से हम सबने उसे झिड़क दिया। मुआ हमेशा ऐसी ही मनहूस खबरें लाकर रंग में भंग कर देता था। कसम कुरान की बीवी, एक आंख झपकती है, हिलती है, डुलती है, दूसरी एकदम पत्थर। इतना कहकर वो स्वयं पत्थर बनकर खड़ा हो गया। शायद ठीक ही कह रहा था नब्बू। इतनी ऊंची दुकान का पकवान फीका भी निकल जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात थी। पर हाय, कैसी फूल सी लड़की को काने के पल्ले बांध दिया। क्या लंदन की बारात ही देखकर रीझ गए तिवारी जी? एक से एक सुंदर गुणी वर तो उन्हें यहीं जुट जाते। रात भर मुझे उन बड़ी बड़ी आंखों वाली सुंदरी अपरिचिता किशोरी के अंधकारमय भविष्य की नाना कल्पनाएं जगाती रहीं। एक न एक दिन वो अपने पति की कांच की आंख को प्याले में डालकर साफ किए जाते देख ही लेगी और सहम उठेगी। बेचारी लड़की, इतना रूप देकर क्या विधाता ने उसे काने की बहू बनाने ही पृथ्वी पर भेजा था?
दूसरे दिन लड़के की बारात कब विदा हुई और कब कन्या की विदा के साथ ही साथ लग्जरी बस में भरकर तिवारी परिवार रुद्रपुर से उड़ने चला गया, हम जान भी नहीं पाए। चाबी मेरे पास ही रहती थी। इसी से जब माली कोठी बनकर मुझे चाबी देने आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। बड़े फुर्तीले निकले तिवारी जी। कन्या की विदा के पश्चात तो विधाता यहाँ कन्या के माता पिता को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर दिन भर बेहोशी में डुबो जाता है, और तिवारी जी का तो फुर्तीला परिवार कन्या के साथ ही साथ स्वयं विदा हो गया। क्यों माली? मैंने माली को खूब आड़े हाथों लिया। इतने दिनों तक उसने मुड़कर भी हमारी ओर नहीं देखा था। लगता है तुम्हारे नए मालिक ने खूब खिला पिला कर बांध लिया था तुम्हें, क्यों है ना? क्या करता बीवी जी, खिसियाए स्वर में वो बोला। नौकर आदमी ठहरे हम। साहब ने कहा था जब तक हम यहाँ रहें दिन रात तुम्हें यहीं रहना होगा। एक भी चीज़ खोई तो तुम्हें ही पकड़ेंगे। मैं क्या करता, दिन रात सामान की चौकीदारी करता था। हमारी तो बोली ही नहीं समझती थी। मैंने कहा नहीं तो मैं ज़रूर बतला देती कि ऐसी सुंदर बिटिया काने के पल्ले बांधी। खूब समझती थी बीवी, घाघ माली ने हंसकर कहा। आप हम सबसे भी अच्छी पहाड़ी बोलती थी, पर कहती थी जानबूझकर ही हम किसी को नहीं बुला रहे हैं माली। पलड़ा उनका भी बहुत भारी नहीं था बीबी। और फिर जो कुछ माली ने बताया उसी के सहारे मैंने अपनी अपूर्ण कहानी के 4 खंभों की नींव पर छप्पर डाल दिया। लंदन की बारात लंदन पहुंच गई थी। अपनी सुंदरी बालिका वधू की निर्दोष आंखों में आंखें डालकर तरुण प्रवासी पति अनर्गल प्रलाप सा कर रहा था। कोई और तुमसे कहे इसके पहले मैं ही तुमसे कह दूं, मेरी एक आंख सचमुच कांच की है। मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी कमसिन हो, तो मैं तुम्हें कभी इस छल पूर्ण मरीचिका से नहीं चलता। तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देता। क्या अब तुम मुझे कभी क्षमा कर सकोगी? सुंदरी किशोरी ने लजाकर पति की शिलासी छाती में मुंह छिपा लिया। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप उसके लिए वरदान बन गया था। पति के लंबे प्रलाप का एक शब्द भी अब तक उसके पल्ले नहीं पड़ा था, और यदि वो पति की जघन्य कैफियत का एक शब्द सुन भी सकती तो क्या अपने जीवन के कमज़ोर मुकदमे के पक्ष में एक भी पुष्ट दलील दे पाती? वो तो जन्म से ही गूंगी और बहरी थी। कल शायद वो धीरे धीरे स्वयं ही समझ जाएगी। विधाता ने कानों की श्रवण शक्ति, जिह्वा का वाक्चातुर्य, सब कुछ एक साथ उन बड़ी बड़ी तरल आँखों में ऐसे भरकर रख दिया है कि एक बार आँख उठाकर देखने पर ही वो विलक्षण बुद्धिमती सब कुछ समझ लेती है। पर आज तो वो एक सलज्ज नेत्रों से अपने सजीले दूल्हे को देख भर सकी है। कितनी चौड़ी छाती है उसकी और कितना लंबा कद। पुरुष के पसीने की पहली खुशबू क्या इथर से कुछ कम होती है? पर कल इस इथर का नशा उतरने पर वो सब समझ जाएगी। प्रणय का ये मादक उल्लास उसके नवीन प्रेमी की एक ही आंख में झलकेगा, दूसरी में नहीं। एक आंख झपकेगी, हिलेगी डुलेगी, दूसरी एकदम पत्थर बनी रहेगी, और एक दिन शायद विराट शिला बनकर उसकी नन्ही छाती को भी दबा देगी। कल शायद वो भी जान लेगा उसकी मुट्ठी भर की लाजवंती गुड़िया सी नववधू के बार बार उसकी छाती में लज्जा से छुई मुई बन छिप जाने के पीछे क्या रहस्य है। वो लज्जा है या पलायन? आज उसका मौन प्रणय निवेदन जो इतना मीठा और इतना स्वाभाविक लग रहा है, वो क्या कल भी इतना ही सुंदर लगेगा? विदेशी सेंट से बहकती, रंगे होंठ और तीखे नाखूनों वाली परिष्कृत रुचि की मेमसी सास और नंदे क्या कल भी नई बहू को ऐसे ही बाहों में भर सकेंगे जैसे आज हाउ स्वीट कहती उससे लिपट गई थी? शायद नहीं। न सही, आज तो हनीसकल की मदमस्त खुशबू में लिपटी इस परितृप्त युगल प्रेमियों की अनोखी जोड़ी को कोई नहीं छेड़ पाएगा। आज उनकी मधु यामिनी में कोई विष नहीं घोल सकेगा, कोई नहीं। तो अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा रचित ये कहानी मधु यामिनी। दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा? यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि मेरा वाचन अच्छा लगा हो और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।